पढ़ रहे हैं बेटे? हाँ भाई, 2 मिनट रुको। चलो पढ़ रहे हैं। हैं? क्या चीज? एक मिनट दो। ये रिवाइज करो, स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट दो बस। एक बार मैं सर्वेश सर को कुछ बोलना बोल दूं। अब आ रही है आवाज? ठीक है। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान देना अभी। कुछ नहीं, पढ़ाई करो तो बाद में बताता हूँ। बेटा मैं रात में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, रात 2 बजे तक और सुबह 4 से 8। हाँ, मैं भी जो लेक्चर रिकॉर्ड करके आया हूँ 7:40 पे बंद किया मैंने वो। ठीक है, तो बैठ गया पूरा गला। मैंने लगभग 5 घंटे रिकॉर्ड किया, कुछ रात में कुछ सुबह, और कल की क्लासेस वो अलग थी। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो मंजिल का जो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो मैंने अभी तक किया ही नहीं था इस वीक का, तो वो कल ही करना था क्योंकि फिर मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, और कल मैं करूँगा नहीं क्योंकि कल क्या है, घर पे रहूँगा तो फिर मैं नहीं करूँगा, और जाना भी होता है, उसमें 1-2 दिन लगता है, तो उसी में गला बैठ गया पूरा। तो पढ़ते हैं इसलिए। ठीक है, आपकी क्लास, क्योंकि मैं अभी आज इस टॉपिक को करते हैं। हेडिंग डालो, एरोबिक। नहीं, चलो चालू करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की लोकेशन क्या है? लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहां पर हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है लिंक रिएक्शन, जिसमें पाइरुवेट, पाइरुवेट सुना है सबने? पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। पाइरुवेट कितने कार्बन? ये चल नहीं रहा इसकी वजह से, एसी बंद है ये। अच्छा, पाइरुवेट 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है? पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एसिटाइल कोए में। और एसिटाइल कोए की हम क्या कर रहे हैं?
एसिटाइल को ए को एंटर करा रहे हैं किसमें, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, क्रैब साइकिल में। क्या हो रहा है, क्रैब साइकिल। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड हो COH, इसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड, ठीक है, या पायरुवेट। अगर मैं ये प्रोटोन हटा दूंगा, अगर मैं प्रोटोन हटा दूंगा तो पायरुवेट बन जाएगा, प्रोटोन रहने दूंगा तो पायरुविक एसिड। चलो पायरुवेट एसिड है, मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 3CO2 में। इसके लिए मैंने दो रिएक्शन करे हैं, कौन कौन से, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पायरुवेट से कितने CO2 बनाए हैं बेटा, बोर्ड पे ध्यान रखो, नहीं समझ में आएगा प्लीज सब लोग। और लोग घर चले गए क्या, क्या हुआ है, अच्छा तो कोई नहीं। पायरुवेट से हमने क्या बना दिया है, 3CO2 बना दिया। पॉइंट क्या है सुनो, इसके साथ अगर आप देखो हमारे पास ये हाइड्रोजन हटी होंगी, अगर CO2 बना है तो हाइड्रोजन हटी होगी। तो एनसीईआरटी लिखती है कि स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यही होता है। और वो हाइड्रोजन किसको दिया है उन्होंने, वो हाइड्रोजन दिया है NAD प्लस को, और क्या बना दिया है, NADH। तो एनसीईआरटी लिखती है कि लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल में स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है, और उसके बाद क्या होता है, वो हाइड्रोजन किसको दी जाती है, हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाई NADH, NAD प्लस, सही है। अब क्या होता है, जो NAD है, ध्यान सुनेंगे, जो NADH है, अब ये ऑक्सीडाइज होता है किसमें, किसमें, NAD प्लस में, सही है। NADH ऑक्सीडाइज होता है किसमें, NAD प्लस में। ये किसमें हो रहा है, ETS में, ये किसमें हो रहा है, ETS में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा है। तो आपको इस क्या समझना है, ध्यान से। एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है एरोबिक रेस्पिरेशन को, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप हैं, ठीक है, दो स्टेप है, मैं यहाँ पे दो स्टेप यहाँ नहीं लिख रहा। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो दो स्टेप हैं, ये पहला स्टेप है जिसमें ये दो चीजें हो रही हैं, ये मैट्रिक्स में हो रहा है, सही है। इनमें क्या बन रहा है, NADH, और वो NADH NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ETS में। ETS कहाँ होती है, किधर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये समझ में आ रहा है, ये हो रही है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये दोनों रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, मैट्रिक्स में। ये कहाँ हो रहे हैं, मैट्रिक्स में। तो हम आपको अभी लिंक रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं ये, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। एनसीईआरटी ने एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पैराग्राफ है उसमें क्लियरली लिखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में पायरुवेट का स्टेप वाइज हाइड्रोजन निकालते हैं, और वो रिएक्शन मैट्रिक्स में होता है, उसमें वो लिंक रिएक्शन इसको जोड़ के बात कर रहा है। दूसरे स्टेप में जो हाइड्रोजन निकाली है, उस हाइड्रोजन को किसको दे दिया, NADH को, ये कन्वर्ट होता है NAD प्लस में, किस में, ETS में। और इसके साथ क्या बनती है, ETS में होता है। तो ETS क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके क्या करता है, ATP सिंथेसाइज करता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके क्या करता है, ATP सिंथेसाइज करता है। ये समझ में आ रहा है, बोलो, ये क्लियर है। तो एटीपी सिंथेसाइज करता है क्या यूज करके, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूज करके। यहां तक समझ में आ रहा है। पहले पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी पढ़ो, पहले एनसीईआरटी खोलो सारे। पेज 158, पेज 158 का पहला पैराग्राफ, प्लांट किंगडम नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, 158 पढ़ो। कुछ बेटा 158 नहीं समझती है, ये क्या लिखा, और पढ़ो, ये रहा,
158। अच्छा तुम्हारी बुक में गलत है, रेस्पिरेशन में जा, चैप्टर पुरानी वाली में 231। एनसीईआरटी लाता नहीं जरा, मत मुक्का। ये पढ़ना है, ये नहीं लाता ना एनसीईआरटी, पढ़ फिर उसे। दोनों के पास नहीं है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, क्यों पढ़ते हो? पता चला कौन सा पेज पढ़ना है भाई, इसको दिखा तो दे। अच्छा एक ही है, इधर रख ले, वहां से देख। मौका मिलते दुश्मनी निकाल रहा है उसके साथ, लैग। हाँ वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि हम धीरे धीरे हाइड्रोजन हटाते हैं और उसके साथ एक कंपाउंड बनाते हैं जो हाइड्रोजन ले लेता है। अगले स्टेप में ईटीएस को हाइड्रोजन देके एटीपी बनाते हैं। पहला स्टेप होता है मैट्रिक्स में, दूसरा स्टेप होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ हाँ Na D प्लस से NADH मैट्रिक्स में बनता है, Na D प्लस मैट्रिक्स में होता है। यस जल्दी करो बेटा। किसी को कुछ भी समझ आया है? सेकंड पॉइंट पढ़ क्या बोल रहा है? समझ नहीं आया? वही तो दिक्कत है, तुम्हें एनसीईआरटी भी समझ नहीं आती है। अरे रुक जा, शांति रख, रुक जा बेटा। कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, पहली लाइन समझ में आ रही है? द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन है? पायरुवेट। वो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के क्रूशियल इवेंट कौन से हैं? पहला, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इससे मेरे पास कितने CO2 बन गए? 3, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसमें ये बात कर रहा है किसकी? लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल की, सही है। उसके बाद कह रहा है द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला है एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब सुनो ध्यान से, उसने क्या किया, उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो NADH को दिए थे। NADH क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ETS के थ्रू किसको देता है? ऑक्सीजन को। जो ये हाइड्रोजन निकला, NADH बना, NADH NAD प्लस आता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं, ये किसके पास जाते हैं? ऑक्सीजन के पास। क्या बनता है? पानी। क्या बनता है? पानी। यहां तक समझ में आ रही है? तो हमारे पास क्या बन गया बेटा? पानी। और उसके साथ क्या बनी है? एटीपी। एटीपी किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन फ्लो से। तो आप समझो, हम यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन पर ये ईटीएस लगी हुई है, ये ईटीएस लगी हुई है। तो ईटीएस को इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? NADH ने। NADH ने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो NAD प्लस बना। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गए हैं? ऑक्सीजन के पास, और पानी बना है, सही है। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से एटीपी बना है, वही लिख रहा है। तो उसने पूरे प्रोसेस को 2 लाइनों में समराइज कर दिया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, पता नहीं क्या इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, पहले ये वाले प्रोसेस कहां हो रहे हैं? मैट्रिक्स में। और ये वाला कहां हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। यस, साइटोसोल साइटोप्लाज्म को कह रहे हैं, ठीक है। लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके, बताइए। अब लिंक ये समझ में आ गया? बोलो, ठीक है। लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, चलो। भाई बस जल्दी। तो परमानेंट लेट आएगा, बैच शाम का करा दूं तेरा?
पढ़ने लगता है तू? हाँ नहीं, लेट तो हो ही जाएगा। कितनी एज है तेरी? एज कितनी है? हाँ, ऑलरेडी लेट हो गया है। 17-18 में नीट हो जाना चाहिए। अभी ऑलरेडी सब लेट है ना? 1-2 साल सबका ड्रॉप हो गया तो लेट तो ही गया। हाँ, अब और लेट ना कर। जिसको समझ आ रही है वो आ गई है। लिख लिया? अरे जल्दी लिखो यार, इसमें कुछ है ही नहीं। तुम लोग से कल रंगोली कौन बना रहा था? तू बना रहा था? और कौन बना रहा था? क्यों? और कोई काम नहीं है तुम्हें? तब और कौन बना रहा था? अगली बार से कोई मुझे किसी भी प्रोग्राम में भाग लेता मेरे को उसकी पिटाई कर दूंगा मैं। ध्यान रखना। एग्जाम है ना? है? जो बोले वो गलत नहीं, मैं पढ़ूंगा। बेटा मैं फर्जी काम नहीं करता, मुझे ये सब नहीं समझ में आता। रंगोली बनाने से क्या होगा? है? फोटो खींच के सोच है। है? क्या चीज? पढ़ाई करो यार, बस करो। जल्दी देखो जिसको लिखना है, जल्दी करो, जल्दी करो। लेट आया ये। है? हाँ, रात में रिकॉर्ड कर रहा था बेटा। हम्म। 2 दिन पहले देना पड़ता है, अपलोड नहीं होता नहीं तो लेट हो जाता है। उससे क्या करना, मैं छोड़ दिया, बात ही नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं डिग्री लेने नहीं गया अपनी वहां पे, पढ़ी है वहां, क्या करूंगा डिग्री का? जब पैसा नॉलेज से कमा रहे हैं तो डिग्री का काम ही नहीं है। वो पढ़ी है मेरी डिग्री, उन्होंने रख ली। मैं आज तक नहीं, उन्होंने कन्वोकेशन करा था, उसका बोला था 2,000 रुपये मिलेंगे, वो लगेंगे वो जैकेट पहन के फोटो खिंचवाने के। मैं कही रख लो तुम, मैं नहीं दिए। फिर बाद में डिग्री लेने गए, कह रहे 500 रुपये लगेंगे बिना जैकेट के। मैं कहा वो भी रख लो तुम। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा अब सुनो ध्यान से, इधर देखो सब लोग, फोकस करो। हम लोग लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा है ध्यान रखना। मेरे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बाहर से क्या एंटर कर रहा है? पायरुवेट। क्या एंटर कर रहा है? पायरुवेट। इससे मैं एसिटाइल कोए बनाऊंगा। ये मेरे पास लिंक रिएक्शन है। सही है? तो लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा है? सबसे पहले लोकेशन। लोकेशन क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक समझ में आ रही है? बोर्ड पे फोकस रखो बेटा। यहां तक समझ में आ रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लीज फोकस रखना। उसके बाद हमारे पास एंजाइम। एंजाइम का नाम लिखूंगा, प्रोसेस का नाम आपको बताना है।
अब प्रोसेस का नाम बताऊंगा आपको, देखो जरा। मेरे पास ये पायरुविक एसिड है, बोर्ड पे फोकस रखो, ये पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है। इस पे मैंने क्या करना है, ध्यान सुनेंगे, इसका एक CO2 ग्रुप निकालना है। CO2 ग्रुप हमेशा इससे जाता है, COS से। सही है, किससे जाएगा? COS से। जब मैं CO2 ग्रुप निकाल दूंगा, ध्यान सुनेंगे, CO2 ग्रुप निकाल दूंगा, तो CO2 ग्रुप निकालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CHO में। अगर ध्यान से देखो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये CHO बन जाएगा, ये जाते ही भैया H आ जाएगा, CHO बन गया। अब आप CHO की ऑक्सीडेशन कर दोगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे, सही है, तो ये किसमें आ जाएगा? समझ में आ रहा है भाई? इसकी ऑक्सीडेशन से ये आ जाएगा। पहले ये तीसरी ये CO2 निकाल दिया, तो यहां मैंने क्या निकाल दिया? CO2, ऑक्सीडेशन करी। जब किसी की ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसी की रिडक्शन होगी, NAD प्लस की NADH बन गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ऑक्सीडेशन में एक्स्ट्रा एनर्जी थी, एक्स्ट्रा एनर्जी पे हमने टेम्पररी एक ग्रुप जोड़ दिया जिसका नाम है कोएंजाइम ए। क्या जोड़ दिया? कोएंजाइम ए। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन में एक्स्ट्रा एनर्जी थी, तो हमने क्या किया? कोएंजाइम ए नाम का ग्रुप जोड़ दिया। ये एक ग्रुप होता है, वो यहां अटैच कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा एसिड है बताओ भाई? एसिटिक एसिड है। जैसे मीथेन का डेरिवेटिव मिथाइल होता है, ऐसे एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव क्या होगा? एसिटाइल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3CO, और यहां पर कोएंजाइम ए जुड़ गया। क्या जुड़ गया? कोएंजाइम ए जुड़ गया, OH हटके कोएंजाइम ए जुड़ गया। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको हम एक सिंगल स्टेप में लिखते हैं, ये तो सिर्फ मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप में लिखते हैं। NAD प्लस से हमने क्या बनाया? NADH बनाया, सही है, और यहां पर क्या जोड़ दिया? कोएंजाइम ए। तो इसका नाम रख दिया हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें कार्बन एसिटाइल की काउंट हो रही है सिर्फ, कोएंजाइम ए की कोई कार्बन काउंट नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? तो कितनी कार्बन है? 1 2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, ध्यान से सुनना। इसमें जो प्रोसेस हुआ है, एक हुई है डी कार्बोक्सिलेशन, हुई है कि नहीं? और साथ में हुई है ऑक्सीडेशन। और क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन और डी कार्बोक्सिलेशन एक साथ हो, उसे नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब दूसरा सुनो ध्यान से। अगर CO2 निकलता है तो एंजाइम का नाम होता है डी कार्बोक्सिलेज। अगर NADH इन्वॉल्व होता है तो डिहाइड्रोजिनेज। प्रेफरेंस डिहाइड्रोजिनेज को देते हैं। रिपीट कर रहा हूं, अगर CO2 निकलता है तो एंजाइम का नाम डी कार्बोक्सिलेज, और NADH बनता है तो डिहाइड्रोजिनेज। यहां पे जो एंजाइम का नाम रखा गया है, सबस्ट्रेट के नाम पे रखा गया है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या रखा गया है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। वो दो प्रोसेस कर रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन। दूसरा, हमारे पास ये एंजाइम है, इस पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है और प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट है ये है मेरे पास पाइरुवेट, है ना, और प्रोडक्ट क्या है? एसिटाइल कोए। इसके अलावा इस जगह को कहते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की मदद करने के लिए कुछ चीजें और लगी रहती हैं, उन्हें कहते हैं कोफैक्टर। उन्हें क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। समझो ध्यान से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, कोफैक्टर में जो हेल्प करता है Mg+2 है, उसके अलावा NAD प्लस एक कोफैक्टर है, और उसके अलावा कोएंजाइम है। ये सारे कोफैक्टर, ये क्या है? कोफैक्टर। इनको, ऐसा कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक हो, उसको क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। मेरी बात सुनो ध्यान से, कोफैक्टर क्या होता है? हेल्प करता है किसकी? हेल्प एंजाइम। किसकी मदद करता है? एंजाइम की मदद करता है। कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटल आयन,
मेटल आयन को कहते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, कोएंजाइम कैसा कोफैक्टर है? ऑर्गेनिक कोफैक्टर, मतलब नेचर वाइज ऑर्गेनिक है। ये जो तीन कोफैक्टर लिखे हैं मैंने, ये किसके हैं बेटा? ये किसके हैं, किसको चाहिए? रिक्वायर बाई पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। किसको चाहिए? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को ये चाहिए। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो कौन से कोफैक्टर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को चाहिए? Mg+2 NAD+ कोएंजाइम है। एक और होता था लिपोइक एसिड TPP, वो भी लिखवाते थे, उसकी नीड नहीं है, चाहो लिखना चाहो लिख लो, पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बिना क्रैब साइकिल नहीं होगी। तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प कौन करता है? कोफैक्टर। वो उसके किसका पार्ट होता है? एक्टिव साइट का, एक्टिव साइट का हिस्सा होते हैं। कोफैक्टर रिएक्शन में हेल्प करते हैं, यूज नहीं होते। समझ आ रहा है? कोफैक्टर दो प्रकार के हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक, ध्यान सुनेंगे, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होंगे? मेटल आयन। ऑर्गेनिक दो तरह के होते हैं, एक जो टाइटली बाउंड है, टाइटली बाउंड मतलब उसको अलग नहीं कर सकते, एंजाइम खराब हो जाएगा, उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और एक ऐसा होता है जो एंजाइम से दूर जा सकता है, जैसे ये NAD क्या करता है? प्रोटॉन लेके दूर जा सकता है, तो उसे कहते हैं कोएंजाइम। मेरी बात समझ में आई? कोफैक्टर क्या होते हैं? एंजाइम की हेल्प करेंगे। दो तरह के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन से दो तरह के होते हैं? कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम क्या होते हैं? जो उससे इलेक्ट्रॉन लेके या कुछ करके दूर जा सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? टाइटली बाउंड होता है, उसको हटाओगे तो एंजाइम ही खराब हो जाएगा। समझ आया? कुछ कुछ याद हो रहा है? ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, इस बात को लिख देते हैं, कोफैक्टर दो प्रकार के। कौन से? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में दो टाइप, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा लूजली बाउंड होता है? कोएंजाइम। ठीक है, चलिए नोट करिए। लिंक रिएक्शन कहां हो रहा है? मैट्रिक्स में। एंजाइम का नाम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। रिएक्शन कौन सा करा रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बन रहा है उसमें? NADH बन रहा है, एसिटाइल कोए बन रहा है, और साथ में NADH बन रहा है। एक पाइरुवेट से कितने NADH बन रहा है? एक। दो पाइरुवेट से दो बनेंगे। ग्लाइकोलिसिस से कितने पाइरुवेट आते हैं? दो। अगर आपसे पूछा जाए एक पाइरुवेट से कितने एसिटाइल कोए बनेंगे? एक। एक ग्लूकोज से कितने बनेंगे? दो। समझ में आ रहा है? दिमाग खुला रखेंगे, बनाइए जल्दी। बेटा जल्दी लिख, क्या नहीं आया इधर को? पिछला छूट गया है, थोड़ी जगह छोड़ो। इतना धीरे लिखोगे तो कैसे होगा? आपस में बातें करते रहते हो तुम लोग। वो दो रिएक्शन कराता है, डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन, NADH वाला। हम ये यही एंजाइम दोनों कराता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कई हिस्से होते हैं एंजाइम में। प्रोटीन, एंजाइम दो तरह का होता है, एक जिसमें एक प्रोटीन हो, एक जिसमें कई प्रोटीन मिलकर एंजाइम बना है। ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल में एक प्लास्टिक हो तो हम कहेंगे ये बॉटल प्लास्टिक की बनी है। ठीक है, इस बॉटल में, बॉटल भी में ये कवर है, ऊपर ढक्कन भी है, तो इस बॉटल के दो हिस्से हैं, उन्हें कहेंगे सब यूनिट्स। किसी भी चीज के दो हिस्से होंगे तो क्या बोलेंगे? सब यूनिट्स। तो अगर एक एंजाइम पूरा का पूरा प्रोटीन का बना है तो हम कहेंगे वो एंजाइम प्रोटीन का बना है। अगर एक से ज्यादा हिस्से होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब यूनिट। तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है। तो उसका एक हिस्सा डी कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, दूसरा हिस्सा डिहाइड्रोजिनेज की तरह काम करता है। हमने क्या किया, एक्चुअल में क्या होता है, जब दोनों लिखा हो, डी कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज, प्रेफरेंस डिहाइड्रोजिनेज को दी जाती है नाम लिखते वक्त। डी कार्बोक्सिलेज वर्ड नहीं यूज करते। फिर आगे भी जाकर जब आप पढ़ोगे, एक ही रिएक्शन में अगर दोनों होगा तो एंजाइम का नाम डी कार्बोक्सिलेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, कुछ एंजाइम सिर्फ प्रोटीन होते हैं। देखिए मेरी बात सुन, ये बॉटल है, ये हो सकता है प्योरली प्लास्टिक हो, कुछ ऐसी बॉटल हो सकती है जिसमें प्लास्टिक प्लस आयरन हो, ठीक है। तो प्लास्टिक प्लस आयरन मतलब प्रोटीन प्लस कोफैक्टर, तब कंप्लीट बॉटल बन गई। तो होलो बॉटल मतलब कंप्लीट बॉटल कब बनेगी, प्लास्टिक प्लस आयरन मतलब प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, सही है। तो वो कोफैक्टर सब कुछ हो सकता है, प्रोटीन नहीं हो सकता। आप ऐसे समझो ना कि हम ये कह रहे हैं कि कोफैक्टर जो है वो प्रोटीन नहीं होगा, तभी तो उसको अलग कंसिडर कर रहे हैं। अगर प्रोटीन होता तो उसे सब यूनिट बोल देते। समझ आ रहा है। तो कोफैक्टर सब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, प्रोटीन नहीं हो सकता। हाँ हो रहता है, पर हम उसकी कौन सी एक्टिविटी कंसिडर करते हैं, डिहाइड्रोजिनेस। व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेस, एक का हाइड्रोजन लेके दूसरे पे लगाना। डिहाइड्रोजिनेस का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना। किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसी की रिडक्शन हो रही है। आपने ये रिएक्शंस याद नहीं करने, आपने इन रिएक्शंस को याद नहीं करना, इनको इनको याद नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए। याद यही करना है कि पाइरुवेट से क्या बना है, एसिटाइल कोए प्लस CO2 बना है, और एक NADH बना है और कोएंजाइम में आके लग गया, ठीक है। ठीक, लिखो। भाई तू हंस क्यों ना, लास्ट, जल्दी बना। हाँ, घर जा रहा है, ऐसा ना हो तू घर जाए, घर वाले लॉक करके किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। रोते क्या रह जाएगा, वहीं बैठेगा बाहर, या हो सकता है चाबी दे जाए पड़ोस में, कहीं की सफाई कर लियो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, TPP छोड़ देना, नहीं पूछेगा। हाँ, नहीं, दिल्ली में तो वैसे ही बैन है, इलीगल है, और वैसे भी नहीं छोड़ता मैं। हाँ, अरे छोड़ क्या फायदा, ये कोई मतलब है। दिक्कत क्या है, लोगों की हैबिट ये है ना कि जैसे घर के आगे किसी ने नया प्लास्टर कराया है और कवर करके रखा हुआ है, उस पर जबरदस्ती पैर डाल के ना खराब करके आते हैं। जो मना किया जाता है वही करता है सब, नेचर में है, सबके लिए कह रहा हूँ, नेचर में है। तो पटाखा मना है तो कुछ लोग जिद में खरीद के लाते हैं बाहर से। हाँ वही, वो जिद में खरीद के लाते हैं, पता नहीं क्यों। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है, यहाँ बैन नहीं है, पटना में। कुछ बैन नहीं भाई, यहाँ सब चलता है। लिखो, लिखो भाई जल्दी। पढ़ाई करना है यार, टाइम ना खराब करना। 10 दिन पता चला एकदम जीरो पढ़ के आ रहे हैं, फिर आके कह रहे हैं नहीं अब सीधे एम्स, है ना। हाँ, फिर एम्स एम्स तो छोड़ दो, ठीक है। हाँ, फिर अगले साल फिर दोबारा से आना। एम्स एम्स नहीं भाई, नहीं डिस्काउंट भी नहीं, ज्यादा फीस है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा ऑफलाइन, ऑफलाइन में वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। अरे कहीं भी नहीं डालूंगा, चिंता मत कर, मेरे को एक आध साल शांति चाहिए। हाँ, ऑफलाइन नहीं पढ़ाना बेटा, ऑफलाइन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं बहुत ज्यादा, मुझे अब ठीक नहीं लगता। हाँ, ठीक है, चलो चलें आगे। एक बार पढ़ लो जो इसने लिख लिया, वो लिंक रिएक्शन वाला पढ़ो एक बार। हाँ, पढ़ो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो यार। हम्म, भाई इसी कंपाउंड में पहले CO2 निकाल देते हैं, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर कोएंजाइम में जोड़ देते हैं।
ऑक्सीडेशन करके वो एसिड बन जाएगा, तो एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव एसिटाइल कोए होगा ना। जैसे मीथेन का डेरिवेटिव क्या होता है, मिथाइल, इथेन का इथाइल, तो एसिटिक एसिड का क्या होगा डेरिवेटिव, एसिटाइल। तो उस पर क्या जुड़ा हुआ है, कोएंजाइम है। जो एनर्जी थी उससे कोएंजाइम ये जोड़ दिया। आगे पढ़ेंगे अब, हेडिंग डालो भाई, देख लिया, वो पढ़ो एक बार, रीड करो जल्दी एनसीईआरटी। बता भाई। मैं कह रहा हूं को फैक्टर जो होते हैं वो एंजाइम की मदद करते हैं। दो तरह के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दो तरह का होता है, एक होता है कोएंजाइम, मतलब एंजाइम से आसानी से हट सकता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो इतनी अच्छे से बाइंड होता है कि उसका परमानेंट हिस्सा होता है। इनऑर्गेनिक मेटल आयन होते हैं, जैसे Mg+2, आयरन, कॉपर, ये मेटल आयन होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन का होगा कंपाउंड। दो तरह का है, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहां पर जो ये बताएं ये दोनों क्या है, कोएंजाइम है। कोएंजाइम ए कोएंजाइम है और NAD+ भी क्या है, कोएंजाइम है। कोएंजाइम विटामिन से बनते हैं। सुनो सब लोग, मेरी बात सुनो ध्यान से, हाँ सुनो ध्यान से। जैसे ये विटामिन है, इस पर कोई चीज जोड़ दी तो कोएंजाइम बनेगा। और ये कोएंजाइम किसकी मदद करते हैं, एंजाइम की। तो एंजाइम, ध्यान सुनेंगे, एंजाइम में प्रोटीन होती है, ठीक है, या तो सिर्फ प्रोटीन हो सकती है, नहीं तो प्रोटीन के साथ कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक कोई भी हो सकता है। क्लियर है, बोलो, ठीक है। आगे चलेंगे, हेडिंग डालो क्रैब साइकिल। एसिटाइल को ये कहां एंटर करेगा, क्रैब साइकिल में। बेटा कोएंजाइम कोई ग्रुप लेके चला जाएगा फिर आ जाएगा, नहीं, हट जाने का क्या मतलब है, कोई ग्रुप लेके जाएगा कहीं और पर, वहां दे के आ जाएगा, फिर आ जाएगा। आ जाओ भाई, सुन लो ध्यान से। क्रैब साइकिल के कुछ नाम है अलग अलग। क्या क्या नाम है, सबसे पहले है सिट्रिक एसिड साइकिल, पहला प्रोडक्ट। जैसे उसमें था ना C3 साइकिल, ऐसे सिट्रिक एसिड साइकिल इसका पहला प्रोडक्ट है। दूसरा, उसमें 3 COH ग्रुप होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो क्रैब साइकिल में क्या क्या आ रहा है, सिट्रिक एसिड आ रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोल रहे हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोल रहे हैं। और जो पहला प्रोडक्ट है उसमें 3 COH है। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, सबसे पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रहा हूं जिसको आपने ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं क्रैब साइकिल के, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सुनो। सबसे पहले लोकेशन, हाँ भाई, लोकेशन क्या है, मैट्रिक्स, क्या है, मैट्रिक्स। दूसरा, इसमें कितने रिएक्शंस हैं, जितने रिएक्शंस है उतने ही स्टेप्स होंगे, उतने ही एंजाइम होंगे। तो इसमें टोटल 8 रिएक्शन है, 8 रिएक्शन है, 8 स्टेप है, 8 एंजाइम है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन एंटर कर रहा है क्रैब साइकिल में, एसिटाइल को। तो एसिटाइल को एंजाइम ए कहां से, फ्रॉम पाइरुवेट, किसमें एंटर करता है, एंटर इनटू क्रैब साइकिल। किसमें एंटर कर रहा है, क्रैब साइकिल में एंटर कर रहा है। इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे, बोर्ड पे ध्यान दो। हमारे पास, हम यहां पर लिख रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में कितनी कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक है। मैं क्या करता हूं बेटा, इसको NAD+ लिख रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं FAD, और मैं लिख रहा हूं ADP, और साथ में PN। जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका, वो क्या क्या बन रहा है सुनो। एसिटाइल कोए से बन गया 2 CO2, ये समझ में आ रहा है, इससे बन गया 2 CO2। साथ में NAD+ से बन गया NADH। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है 3 होते हैं ये, तो कितने NADH बन गए, 3, ठीक है। एक FADH2 बन गया, सही है। ये देखो FAD जो है एक अलग कंपाउंड है, मैं यहां लिख देता हूं। FAD की फुल फॉर्म है फ्लेविन एडिनिन
डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर आपको किसी को पता हो कि हमारे पास राइबोफ्लेविन नाम से कोई विटामिन होता है, ठीक है, तो एक विटामिन होता है जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। वो बनाता है क्या? गिव एफएडी नाम का कोएंजाइम। अब आपको पता है एफएडी और एफएडी में क्या फर्क है, एफएडी और एफएडीएच2 में क्या फर्क है? ये रिड्यूस फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म हो गई? रिड्यूस फॉर्म हो गई। और एफएडी कौन सी फॉर्म हो गई? ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गई। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? तो राइबोफ्लेविन लिख दिया, क्यों ऐसा क्यों हुआ? राइबोफ्लेविन नाम से एक विटामिन है, वो एफएडी बनाता है। क्लियर है? थायामीन, विटामिन बी1, विटामिन बी1 से थायामीन नाम से टीपीपी नाम का कोफैक्टर बनता है, जो पिछले वाले रिएक्शन में। थायमीन को क्या बोलते हैं? बी1। क्या बोलते हैं? बी1। ये बी2 होता है राइबोफ्लेविन। सही है? क्या होता है? बी2। इस विटामिन से कोएंजाइम कौन सा बनता है? एफएडी। एफएडी क्या है? एक कोएंजाइम है। कहां यूज हो रहा है? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की लोकेशन क्या है? मैट्रिक्स। स्टेप्स कितने हैं? 8। ठीक है, क्या एंटर कर रहा है? एसिटाइल कोए। कितने CO2 बाहर आ रहे हैं? 2 CO2 बाहर आ रहे हैं। और जो कोएंजाइम ए है वो भी अलग हो जाता है बेटा, वो भी खाती फ्री हो गया, वो बाहर आ जाता है। तो कोएंजाइम ए लिंक रिएक्शन में एंटर किया था, क्रैब साइकिल में वो क्या हो गया? बाहर आ गया। ये रिएक्शन है किसका? क्रैब साइकिल का। मैं डिटेल लिखवा रहा हूं अगली स्लाइड पे, पहले इसे नोट करो। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो बेटा। मैं समझाने जा रहा हूं क्रैब साइकिल। चलो, लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखा करो यार, आप लोग आराम आराम से लिख रहे हो। 2000 साल में भी सिलेबस नहीं होगा, है ना? है क्या चीज एंटर करता है? इसलिए 2 CO2 है। किसमें है? लिंक रिएक्शन में कौन एंटर करता है? पायरुवेट। कितने कार्बन है? 3। क्या बाहर निकलता है? एसिटाइल कोए। कितने कार्बन है? 2। तो 1 CO2 निकली है। दोबारा बोलना। हाँ हाँ, तो वो बनता रहेगा ना लिंक रिएक्शन में। हाँ, प्रोसेस है ना, वो तो चलता ही रहेगा भाई। बस क्या पूछ रहा है? मेरे से पूछ। क्या हो गया? क्या नहीं आ रहा? अभी तक पढ़ाया नहीं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल का सिर्फ ये याद रख, कहां होता है? मैट्रिक्स में। कितने रिएक्शन है? 8। सही है? कितने रिएक्शन है? 8। इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका मतलब जो पहला कंपाउंड बनेगा उसमें 3 COH ग्रुप होंगे। ठीक है, बोलो। ठीक है, इतना लिख लो, आगे समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ बेटा। हाँ, एसिटाइल को एक क्या है? इधर देख बच्चे, एसिटाइल के 2 कार्बन है। अब मेरे पास 3 NADH बनेगा, तो उसके लिए यहाँ 3 NAD प्लस चाहिए, एक FADH2 बनेगा, उसके लिए यहाँ एक FAD चाहिए, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना। ADP प्लस PI को जोड़ेंगे तो साथ में ATP भी बनेगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ, मेन चीज तो ये है, एसिटाइल कोए से मेनली क्या बन रही है? 2 CO2। उसके साथ ये चीजें बन रही है, पर ये तो क्या है? इसमें तो हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो 3 NADH बन रहा है। यस, 3 NADH बन रहा है। और FADH2 कितना बन रहा है? एक FADH2 बन रहा है और एक ATP बन रहा है। सही है?
उसके साथ 2 CO2। ठीक है, यही है ना। 3 NADH है, एक FADH2 है और एक ATP है। क्या हो गया भाई, तुझे क्यों सदमा लगा हुआ है? हैं? क्या हुआ है? घर नहीं जा रहा है? हैं? इसी बात का दुख है? हैं? पता नहीं क्या नहीं मिला। कौन बांट रहा था टॉफी? पढ़ाई कर लो यार, तुम फर्जी बातें करते हो ना, मुझे गुस्सा लगता है, एक आध पिट पिट आ जाएगा, है ना। हाँ हाँ बेटा। पढ़ाया कहाँ अभी? पढ़ाया कहाँ अभी वो? पढ़ाया मैंने भी? तो उसका डाउट क्यों पूछ रहा है? अब चलो बस, अभी हुआ क्या, क्रैप साइकिल पढ़ा रहे हैं। हेडिंग डालो, लिखो स्टेप्स इन क्रैप साइकिल, साथ के साथ ड्रॉ करेंगे सारे। क्या हुआ बेटा, कुछ पूछना है किसी को? देखो मेरा गला थोड़ा थोड़ा ठीक होता जा रहा है, इसका मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ, तो कोई पिट पिट आ जाएगा, ध्यान रखना, है ना। हाँ, गर्म पानी भाई मैं सब पी चुका। मैं तेरे को बताता हूँ, कल रात में, कल मेरी यहाँ से जाने के बाद मंथन में क्लास थी, तो 3:30 बजे वो खत्म हुई है। शाम में पहले 3:30 बजे वो खत्म हुई है। मैंने 4-5 घंटा PPT बनाई है। 7:30 बजे रिकॉर्डिंग, 7:30-8 बजे शुरू करी है। पहले 2 बजे तक रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद सुबह मैं उठा हूँ 4 बजे। ठीक है, फिर 4:30 बजे से लेके लगातार 7:40। है, ऐसा नहीं होता ना, PPT में टाइम लगता है। वो PPT स्लाइड्स होती है ना, उनको अरेंज करना पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए, NCERT होनी चाहिए, यहाँ वो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता जाके लिख दो सिर्फ कुछ भी, ऐसा नहीं होता। उसको अरेंज करके रखना पड़ता है ताकि जल्दी जाए लेक्चर, नहीं तो उसे खोजने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो उसमें टाइम लगता है सारा। है बेटा, नींद जब काम करना है तो नींद कैसे आएगा? और मेरे साथ ये है कि मैं सुबह किसी भी टाइम उठ सकता हूँ, अगर मुझे काम करना है तो वो सब नहीं होता मेरे को कि नींद आ रहा है, उठा नहीं जा रहा है, वो सब मुझे नहीं होता, है ना। वो वाली प्रॉब्लम ही नहीं। जो ये सबसे बेकार चीज है, जो सुबह इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें उठा नहीं जाता, वो सबसे खराब चीज है। एक्चुअल आदत क्या है तो भाई, ये कोई हैबिट नहीं है, सुन मेरी बात, सिर्फ इतनी सी है, तुम्हें वो चीज की डेस्परेशन कितनी है। जैसे मान लो अगर मैं आज नहीं करता तो ये कहाँ फंसता, मैं समझाता हूँ तुम्हें। मैं वो नहीं करता आज, तो आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो आज तो होगा नहीं। कल मैं जाऊंगा घर पे और जाके मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं इतने दिन बाद घर जा रहा हूँ, ये तो और खराब चीज है ना। क्योंकि मान लो फैमिली के लोग होंगे, मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो और खराब चीज होगी। दूसरा, मैं कल रिकॉर्ड करूंगा तो जितने लोगों की, जो लोग उसको अपलोड करेंगे, फिर अगले दिन दिवाली वाले दिन काम कर रहे होंगे, वो और खराब हो जाएगा बाकियों का। ठीक है, तो मुझे एनी हाउ कल कर, आज करना था। अच्छा, मैं संडे कर लेता, पर BN सर के चक्कर में वहां खिलवा दिया उन्होंने जबरदस्ती, वो टाइम खराब हो गया। वो करना संडे को था। है? अरे कुछ नहीं होता उससे। तो वो है, तो मेरे को आज एनी हाउ करना ही था। कल रात में सर्वेश सर से बात हुई, वो उनसे, उनको मैंने बोला कि यार अभी रात में मुझे करना ही है। तो कह रहे एक काम करो, लाइव पढ़ा दो। मैं कहा सर ये लाइव लेने जाएंगे तो ये 8 घंटे में खत्म होगा, कंप्रेस नहीं हुआ फिर फायदा क्या हो बैच का, तो इसको कंप्रेस करना है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे करोगे? मैं कहा रात में करता हूँ मैं ट्राई। मेरे को मेंटली प्रिपेयर था कि सुबह आपकी क्लास है, तो मुझे एनी हाउ वो 7:15 तक खत्म करना है। बीच में एक आध गैप लग गया, वो 7:40 तक चला गया। फिर मैं मतलब हम लोग क्या रहता है कि अब तो वो खाना वाना भी नहीं खाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं फिर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही आगे पढ़ा देते हैं, उसमें कुछ नहीं है। मैं ये चीज समझा रहा हूँ आपको। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जो आपको काम करना है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी 1 बजे के आसपास एक ऑर्फनेज है, वहां जाएंगे, 1 से 3 वो रहेगा। फिर वहां से मैं निकल जाऊंगा एयरपोर्ट, 7-8 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा।
तो मैंने आज का दिन कल ही प्लान कर लिया था मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, मैं क्लियर हूँ एकदम इस चीज को लेके। एनी हाउ मुझे 7:15 तक खत्म करना था, थोड़ा सा वो आगे हो गया, तो मैंने 7:15 का अगर 7:45 किया तो मैंने उसमें छोड़ा क्या क्या, अपना खाना छोड़ दिया। ठीक है, पैकिंग में सामान उल्टा सीधा पैक कर दिया, क्या घर में सीख कर लेंगे। समझो ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी और प्लानिंग एक दिन पहले करना शुरू करो। अगर मैं उसको ऐसे करता नहीं करेंगे होगा, वो कभी नहीं होगा। आज नहीं होता, फिर वो होता दिवाली वाले दिन या उसके अगले दिन, और फिर वो लेक्चर लेट मिलता बच्चों को। ठीक है, तो हमारे साथ लेट होने का मतलब क्या है, काम एक्स्ट्रा पड़ गया तो लेट होंगे। इस वजह से लेट नहीं हो सकते कि हम सो रहे थे, कुछ और कर रहे थे, या मोबाइल चल रहे, सब नहीं होता हमारे साथ। सबके साथ मतलब जो हम लोग काम करते हैं, मैं करता हूँ, सर्वे सर, एमडी सर का बता रहा हूँ तुम्हें, उनका भी हाथ बहुत खराब स्थिति में है, डॉक्टर ने मना किया अभी करने से काम। उनको क्या हो गया है, फ्रैक्चर की वजह से क्या हुआ है, उनके हड्डी के बीच में उनकी कोई नर्व थी, वो शायद पुश दब गई है, उससे फिंगर्स में अभी तक सेंसेशन आई नहीं है। एक हाथ कंप्लीटली काम नहीं कर रहा है, और उसके बाद भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने 2 चैप्टर रिकॉर्ड कर दिए, एक ब्रीदिंग और एक सर्कुलेशन, क्योंकि उनको क्या है, मदर उनके भी बीच में एक्सपायर हुई थी, तो उस वजह से उनको गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वहाँ के रिचुअल्स हैं। तो वो पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, और वो 2 दिन से आधा आधा घंटा करके कर रहे हैं, क्योंकि हाथ में पेन है। तो जब हम उनको देखते हैं भाई वो इतना कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है। मैं फिर आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ, आप लोग अगर प्लानिंग करनी चालू करो, मेहनत का ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं हो सकता। ये जब तक दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी, दिमाग में बैठने का मतलब आपको खुद को समझाना पड़ेगा मेंटली। नींद वींद कब ज्यादा इफेक्ट करती है, 1-2 दिन जब निकल जाएगा तब आपको बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग को जब ज्यादा हो जाता है, तो जब 2-3 दिन हो जाता है सोए हुए, तो हम लोग बैठे बैठे सो जाते हैं कहीं, इस तरह का होने लगता है। नहीं तो एक आध दिन हम लोग नॉर्मली निकाल सकते हैं बिना सोए। जैसे मैं रात में 2 बजे व्हाट्सएप पे चैट हो रही है मेरी वीटी सर सर्विस सर की, 2 बज रहा है, सर्विस सर कह रहे हैं मैं निकलूंगा कानपुर, वीटी सर कुछ और पता नहीं बात बोल रहे थे, तो मैं कहा भाई मैं सो लूँ थोड़ी देर, मुझे 1-2 घंटा सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 बजे उठ के रिकॉर्ड करना। हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये डिस्कस हुआ कि हाँ जाना है आज वहां पे। ठीक है, तो वो चीज समझा रहा हूँ मैं आपको, कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं, दिखता फ्रंट में नहीं है, वो एक अलग चीज है, लेकिन स्टिल हम लोग जो कर रहे हैं वो उस चीज को सिर्फ ये समझा रहे हैं कि आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखो, तभी आगे लाइफ में कुछ कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत है। क्लियर है। और इसके लिए कोई दवाई नहीं आती, ये सिर्फ दिमाग से होता है। ठीक है, आप इसलिए रात में जग रहे हो क्योंकि सुबह नहीं उठ सकते, खराब चीज है, क्योंकि आप रात में सिर्फ जग रहे हो, पढ़ नहीं रहे, क्योंकि रात में जगना भी तो मुश्किल ही है ना भाई। आप जग रहे हो पढ़ने के लिए, आप जगे कितना, 5 घंटे, पढ़े कितना, सिर्फ 1.5 घंटे, चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया मुझे पढ़ना है, तो नींद नहीं आएगी चाहे जो हो जाए। नहीं नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ना कि कुछ खा लेते हैं, थोड़ा इधर उधर बगल वाले रूम में झांक के आते हैं, देखो पढ़ रहा है कि नहीं, है ना। अगर वो सो गया तो फिर अच्छा, यस आज मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा उसने भी कुछ नहीं, इससे अच्छा सो जाता। जिन बता रहा हूँ, नहीं सच बता रहा हूं मैं। और कुछ बच्चे तो इसलिए पढ़ते हैं रात में कि एक बार बस पापा या मम्मी से में से कोई देख जाए, ताकि अगले दिन उनपे खास तरह का दबाव रखे कि हमें आपने पढ़ते हुए देखा था, अब मैं आज जो है मेरी पसंद का खाना खाऊंगा। जिन बता रहा हूँ, नहीं मैं नहीं खाता भाई मैं खाना लंच लेके आया हूँ, अभी बीच में खाऊंगा कुछ। चलो इधर देखो बेटा, ध्यान सुनो। बच्चे हम लोग के साथ उस तरह का चीजें नहीं है। देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास है एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन का, ठीक है, किसका है, 2 कार्बन का। अब मैंने क्या किया है, इसके साथ मैंने पानी भी लिया, और मैंने एक कंपाउंड है जिसका नाम ओए है। बोर्ड पे देखो बेटा, सिर्फ आपको लिखना, जैसे जैसे बोलूंगा उसको वैसे वैसे लिखेंगे। इस ओए का जो नाम है, देखो ओ से क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फोकस करो, ये क्या फ्लक्चुएट कर रहा है, ट्यूबलाइट। अच्छा इधर देखो बेटा, अब मैं पहला प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एसिटाइल कोए में 2 कार्बन है, इसमें कितनी कार्बन है, 4। 4 कार्बन 2 कार्बन के साथ कंडेंसेशन कर रही है। तो जो पहला स्टेप है उसका नाम रखा है हमने कंडेंसेशन।
सही है। और जो एंजाइम है उसका नाम पूछता कई बार, एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेस, सिट्रेट सिंथिटेज या सिंथेस, ठीक है। ये हमारे पास एंजाइम। अब सुनना ध्यान से, पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन रहा है। 6 कार्बन का क्या बन रहा है? सिट्रिक एसिड। ये 6 कार्बन का है, ठीक है। अब इधर देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गई, ठीक है। पर सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, जो मैं बनाने जा रहा हूं उसको समझना, ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर याद नहीं करने, सिर्फ समझने के लिए समझा रहा हूं। कितनी कार्बन है? 5, COH ग्रुप, COH ग्रुप, ठीक है। एक COH ग्रुप यहां लगा दो, ठीक है। कितने COH ग्रुप हो गए? 3। इसलिए सिट्रिक एसिड को हम क्या नाम देते हैं? ट्राई, समझ में आ रहा है? इसलिए इसको क्या नाम दोगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला स्टेप हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसका आइसोमर बनाऊंगा, जैसे ग्लूकोज का फ्रक्टोज बनाते थे। अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूं। इस वक्त इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पर OH ग्रुप। स्ट्रक्चर याद नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए समझा रहा हूं। मुझे क्या समझना है यहां पर, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इस वाली कार्बन पर, ये वाली जो कार्बन है, यहां पे चाह रहा हूं कीटोन लाना, ठीक है। क्या लाना चाह रहा हूं? कीटोन। अगर मुझे कभी कीटोन लाना है इस कार्बन पर, एक तरीका होता है कि यहां अल्कोहल ग्रुप हो, उसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाया जा सकता है, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप हो, ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हैं? कीटोन। तो हमने क्या किया, सिट्रेट को कन्वर्ट कर दिया आइसोसिट्रेट में। यस, तो जब आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट किया, तो जो OH वहां था उसको उठाकर कहां ला दिया? सेकंड पे। किस पे ला दिया? सेकंड पे ला दिया, यहां पर। ये चीज समझ में आ रही है? किस पे ला दिया? यहां पर। अब आप देख पा रहे हो कि दिस इज सिट्रेट, दिस इज आइसोसिट्रेट, एक तरह का पोजिशनल आइसोमर है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन देख पा रहे हो, अभी भी कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी 3 COH ग्रुप ही है, अभी भी ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मैं पहला स्टेप करने जा रहा हूं, अभी तक कितने स्टेप हुए? 2। मेरे पास जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, ये कॉमन एक ही में काउंट होता है। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो NAD+ से क्या बनना चाहिए? NADH बनना चाहिए। तो जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो उस कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलोसक्सिनेट। क्या नाम है? ऑक्जेलोसक्सिनेट। ये भी 6 कार्बन है। सिंपल सा लॉजिक है, मैं यहां पर, बाकी सब सेम रहेगा, मैंने सिर्फ यहां पर क्या कर दिया, क्या जोड़ दिया वहां पर? कीटोन। देखो ध्यान से, यहां CH, ये क्या है? COH। यहां पर क्या जोड़ दिया मैंने? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया? COH आ गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैंने CO2 निकाल दी। CO2 हमेशा COH से जाती, ये वाला COH चला गया, ठीक है। ये वाला COH चला गया। कितनी कार्बन रह गई? 5। तो क्या मैं इन दोनों को मिलाकर एक कॉमन नाम दे सकता हूं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बोलो, क्या नाम दे सकते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नहीं दे सकते? आज बोलो, दे सकते हैं? तो एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था लिंक रिएक्शन में, ठीक है। एक क्या हुआ था? लिंक रिएक्शन में। ये दूसरा हुआ है यहां पे, सही है। अब सुनना ध्यान से, कितने स्टेप हुए हैं? ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, इन दोनों को मिला के 3 स्टेप हुए। समझ में आ रहा है? अब सुनना, मेरे पास 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया ये, जिसमें एक COH है, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2 हो जाएगा COH हटने से, यहाँ कीटोन हो गया, यहाँ COH। अब मुझे बताओ, पहली कार्बन के बाद दूसरी कार्बन क्या होती है? अल्फा, ठीक है। तो इसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। नाम समझ पा रहे हो क्यों है इसका? ग्लूटारिक एसिड, ये 5 कार्बन का होगा, यहाँ COH, यहाँ COH, इस पर यहाँ पर कीटोन की वजह से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। समझ आ रहा है? बोलो,
अब इसकी भी क्या कर दो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फिर एक ही स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले NAD प्लस से NADH बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? क्या बाहर निकलेगा, CO2। तो जो एसिटाइल कोए की 2 कार्बन आई थी, ये दोनों कार्बन बाहर चलेगी, एक यहां एक यहां, सही है। इस स्टेप को भी अपने क्या नाम दे दें, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहां तक समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिएक्शंस याद नहीं करने, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ये, ताकि आपको समझ में आ रही हो चीजें। अब मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, CO2 यहां से निकलेगी, ध्यान से सुनना, CO2 यहां से निकलेगी, ठीक है। जैसे ही CO2 निकलेगी तो इसको हटाते ही ये एल्डिहाइड बन जाएगा, समझ में आ रहा है? और अगर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन कर दूं तो वापसी COH बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा, देखो जरा, यही बनेगा, है ना। देखो मैं इसको हटा देता हूं, हाइड्रोजन रहने से एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब मैंने इसी कार्बन की ऑक्सीडेशन करी, क्योंकि मैंने NAD से ये रिडक्शन करी है, इसी कार्बन की ऑक्सीडेशन करूंगा तो COH आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम सक्सिनेट है, ध्यान से सुनना, भी एक चीज और है बीच में, इसका नाम सक्सिनेट है, सक्सिनिक एसिड। समझ में आ रहा है? पूछ बेटा, क्या नहीं आ रहा? सुन सुन ध्यान से, मेरे पास इधर देख, इसको हटा दिया, क्या रह गया, CHO, ठीक है। भैया हाइड्रोजन लगाने से CHO ग्रुप है ना, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, एसिड आएगा। और कैसे पता चला ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, NAD प्लस से रिडक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहां पे, बोलो, तुझे क्या नहीं आया, मेरी बात सुन। NAD प्लस से NADH क्या रिडक्शन है, तो कहीं ऑक्सीडेशन हो रही होगी। अभी मैंने डीकार्बोक्सिलेशन करी है सिर्फ, अब इस कार्बन की ऑक्सीडेशन करूंगा तो COH बन जाएगा। अब समझ में आ रहा है? इसलिए स्टेप का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये दोनों एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होंगे, सही है। ऊपर वाले इसका नाम होना चाहिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सबस्ट्रेट के नाम पे, और इस वाले का नाम आप खुद बता सकते हो आप, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यस। अब सुनना ध्यान से, नेचर बहुत चालाक है, वो रिएक्शन याद करो। 1,3-BPG कैसे बनाया था हमने, PGL से 3PG बनना चाहिए था, ऑक्सीडेशन में एक्स्ट्रा एनर्जी थी, तो हमने फॉस्फेट जोड़ा, अगले स्टेप में हटा ATP बना लिया। अभी यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी थी, अभी यहां पर क्या थी, एक्स्ट्रा एनर्जी थी। मेरी बात समझो ध्यान से, ये COH था ना, यहाँ पे क्या था, हाँ ये हटाया था ना हमने बाद में, ठीक है। यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी थी, तो नेचर ने कहा एक काम करो, एक्स्ट्रा एनर्जी है तो एक कंपाउंड होता है कोएंजाइम है, वो उस एनर्जी के साथ जुड़ जाता है अगले स्टेप में। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, सक्सिनेट ना बन के हमारे पास जो कंपाउंड बना वो सक्सिनेट का डेरिवेटिव है, सक्सिनाइल कोए। जैसे एसिटिक एसिड से एसिटाइल कोए बना था, ऐसे ही सक्सिनिक एसिड ना बन के, भाई दोनों की पिटाई करूंगा मैं, इधर ध्यान दो। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, छोटे बच्चे हो हैं, तो सुनना चाहिए ना, पेपर है नीट का भाई, तुम समझ कर, तुम कंडीशन भूल जाते हो, ठीक है। हाँ समझो, मैं क्या बना दूंगा, सक्सिनाइल कोए बना दूंगा। सक्सिनाइल कोए क्यों बनाया, मैं बनाने वाला था सक्सिनिक एसिड, पर मैंने कोएंजाइम में जोड़ दिया। तो अगर मुझे सक्सिनाइल कोए बनाना है, बाकी चीजें सेम है, बस ये जो COH ग्रुप है यहां पर कहीं जाकर कोएंजाइम ए जुड़ जाएगा, जैसे वहां एसिटाइल कोए पे जुड़ा था, याद है। तो यहां पर क्या जुड़ गया, कोएंजाइम ए जुड़ गया, तो इसका नाम क्या रख दें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इस बात में कोई डाउट है? इसका मतलब अगले स्टेप में उस कोएंजाइम ए को हटा दो और उससे ATP बना लो। तो अगले स्टेप में किसको निकाल दिया, कोएंजाइम ए को निकाल दिया और ATP बन गया। ATP कैसे बनेगा पहले समझो, पहले क्या होगा, GDP प्लस PI से मेरे पास GTP बनेगा, फिर GTP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो NCERT क्या बोलती है, कहती है अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, जो GTP है वो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, किसको दे देगा, ATP को। तो ADP प्लस PI
जीटीपी की एनर्जी से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। तो पहले जीटीपी पर हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, एंजाइम नहीं बना सकता, इसलिए पहले हम जीटीपी बनाते हैं और जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटीपी में। क्या ये डायरेक्ट एटीपी है, यस। जब भी डायरेक्ट एटीपी बनती है उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, याद आया। ऐसे ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनते थे, ये भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कितने स्टेप हुए काउंट करो, ये पहला है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये वाला क्या है, फोर्थ है, ये फोर्थ है ना, और ये क्या है, फिफ्थ। 5 स्टेप हुए। अब आप ध्यान से देखो, 5 स्टेप हुए और इसका स्ट्रक्चर ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है ओए का। किसका स्ट्रक्चर है, ओए का। ओए का स्ट्रक्चर कैसे आपको याद करना है, कभी आपको ओए का स्ट्रक्चर याद करो, सिर्फ पायरुविक एसिड याद रखो। ये समझ में आ रहा है, इस पे एक और सीओएच जोड़ दो, ठीक है, तो क्या लिखोगे, सही है। तो पायरुवेट की में CO2 जोड़ेंगे तो ओए बनता है, CO2 निकालेंगे ओए में से तो पायरुवेट बनता है। यही हमने C4 साइकिल में किया था, याद है, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो मैंने किसका स्ट्रक्चर बना दिया, ओए का बना दिया, दिख रहा है सबको, हाँ भाई दिख रहा है। अब सुनो ध्यान से, मुझे यहां से वहां पहुंचना है, क्या डिफरेंस है, यहां से वहां में क्या डिफरेंस है, बस ये देखो, क्या डिफरेंस है, देखो कीटोन है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। कीटोन कैसे आता है, सुनो ध्यान से, किसी भी कार्बन पर मान लो यहाँ CH2 है, CH2 कीटोन कैसे आएगा, सुनो। सबसे पहले एक एक हाइड्रोजन माइनस करो तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर पानी डाल दो तो एक पर H आ जाएगा और दूसरे पर OH, OH वाले की ऑक्सीडेशन कर दो। नहीं समझ में आई, मैंने क्या करा, समझ में आया, फिर रिपीट करता हूं, इधर देखो भाई, देखो मैं, मेरा कोई पर्पस नहीं आपको रिएक्शन सिखाने का ना ऑर्गेनिक पढ़ाने का, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि चीजें हो क्या रही हैं। मेरे पास 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुए, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, सक्सिनेट आ गया। सक्सिनेट से मुझे यहां तक जाना है, अब यहां से समझो, यहां तक आते आते एसिटाइल कोए की 2 CO2 खत्म हो गई है। तो यहां से जो भी चीजें चल रही है रीजनरेशन की तरफ चल रही है, कि मुझे वापसी OA मिल जाए। ये समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि अगर मुझे सक्सिनेट से ये बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे कीटोन चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कोई CH2 है, तो सबसे पहले इनकी हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड पर अगर पानी ऐड करते हैं तो एक पर H और एक पे OH जाता है, डबल बॉन्ड हट जाता है और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके कीटोन बन जाएगा। 3 स्टेप समझ में आ रहे। अब ये तीनों स्टेप में लिखूंगा, आप समझना। देखो, सबसे पहले सक्सिनेट से हम बनाएंगे ये चीज, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन ये ले जाएगा FAD, FAD से FADH2, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है ना, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसका नाम है फ्यूमरेट। क्या नाम है, फ्यूमरेट। तो सक्सिनेट से क्या बन गया, फ्यूमरेट। डिफरेंस समझ में आ रहा है, सिर्फ क्या है, बोलो, ठीक है। एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वो एंजाइम है जिसका इनहिबिटर मेलोनेट होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, इसका इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट होता है। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसका ये सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, प्रोडक्ट क्या है, फ्यूमरेट। इसका इनहिबिटर क्या होता है, मेलोनेट होता है। क्या होता है, मेलोनेट। अब मुझे बताओ, मेलोनेट किसके साथ कंपटीशन करेगा, सक्सिनेट या फ्यूमरेट के साथ, सक्सिनेट के साथ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है एक्टिव साइट के लिए, यही होता है ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो मेलोनेट का स्ट्रक्चर किससे मैच करेगा, सक्सिनेट से। क्या नहीं बनने देगा, फ्यूमरेट। समझ आ रहा है, बोलो। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आप देखो, जहां भी NAD FAD इन्वॉल्व हो, हमेशा क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेज, सही है। अब मैंने क्या किया, इसमें पानी डाल दो, क्या ऐड कर दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने वाले एंजाइम का नाम है फ्यूमरेज, कॉमन नाम रख दिया है।
अब आप स्ट्रक्चर अपने आप देख सकते हो। ये आएगा। हमने क्या किया है, इस पर ओ OH जोड़ दिया है, इस पर H, तो इस पर H जोड़ा तो CH2, इस पे OH। इसका नाम है मैलिक एसिड। यही क्या है, मैलेट या मैलिक एसिड। अगले स्टेप में जब आप दोबारा NAD+ से NADH बना रहे हो तो इस वाली कार्बन की ये बन जाएगा। ठीक है, इसे समझ आ रही है। यहां एंजाइम का नाम होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करो। हाँ भाई, 5, 6, 7, 8। इसमें क्या क्या बना है, 3 NADH, 1 FADH2 और एक डायरेक्ट ATP। जो ATP है या GTP है, डायरेक्ट है। बेटा सुन ले बच्चे, सुन ले। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कन्वर्ट हो तो एटीपी बन रहा है, भले ही जीटीपी से बनना यहां बन रहा है। ये जो है ये अपनी एटीपी ईटीएस में जाके बनाएंगे। अगर एटीपी डायरेक्ट रिएक्शन में बन जाए तो उसे कहते हैं एसएलपी। नीट में क्वेश्चन आया था, क्रैब साइकिल में एसएलपी से कितनी एटीपी बनती है, 1। क्रैब साइकिल की टोटल 12 एटीपी है। कैसे, एक एनएडीएच 3 एटीपी बनाता है तो कितनी होगी, 9। एक एफएडीएच2 2 एटीपी बनाता है, 11। और एक ये 12। 12 में से 11 एटीपी ईटीएस में बनती है, एक एटीपी यहां बनती है। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है, बोलो ध्यान से, ये चीज क्लियर है। अच्छा मुझे एक बताओ, 3 एनएडीएच में क्या तीनों एनएडीएच ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन में बन रही है, नहीं, सिर्फ 2 बन रही है। बाकी वो वाला ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन है, ये प्लेन ऑक्सीडेशन है। और ये वाला ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है। समझ में आ रहा है। और वैसे भी एसिटाइल कोए 2 कार्बन है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन 3 कैसे हो सकती है, समझ में आया। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज की सारी CO2 ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन से बनती है, 100% ठीक है। रीजन, पाइरुवेट से एसिटाइल कोए में 1 ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, एसिटाइल कोए से 2, तो एक पाइरुवेट से 3 की 3 CO2 ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन से बनी है। एक ग्लूकोज से कितने पाइरुवेट बनते, 2, तो 6 की 6 CO2 ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन से बनते हैं ग्लूकोज। मैं रिपीट कर दूं, पाइरुवेट से एसिटाइल कोए कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। एसिटाइल कोए से क्रैब साइकिल में कौन सा है, 2 ऑक्सीडेटिव। तो एक पाइरुवेट से 3 CO2 हो गई, एक लिंक रिएक्शन में, 2 क्रैब साइकिल में। और ये तीनों की तीनों कैसे बनी है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। एक ग्लूकोज से पाइरुवेट कितने बनते हैं, 2, तो ग्लूकोज की 6 की 6 CO2 ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन से बनती है। और सारी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, सारी कहां बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये समझ में आ रहा है। क्रैब साइकिल के सारे एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं, इसको छोड़ के। मतलब क्या हुआ, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ध्यान से सुने, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ये ईटीएस है, ठीक है। सारे के सारे एंजाइम क्रैब साइकिल के यहां बिखरे हुए हैं। सिर्फ एक एंजाइम ने अपने आप को मेम्ब्रेन पे लगा लिया अंदर की तरफ, और वो कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसीलिए हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से एटीपी बनाता है। सक्सिनेट डिहाइड्रो मतलब टोटल 8 एंजाइम में से 7 किसमें है, मैट्रिक्स में। एक कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कहां पर है, इनर मेम्ब्रेन पर। मैट्रिक्स के साथ ही है, पर किधर है, इनर मेम्ब्रेन पर। समझ में आ रहा है भाई, इनर पे ही हो सकता है, आउटर पे कैसे हो सकता है ना, कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये समझ में आया। अब दिक्कत ये, तुम ये इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखने का तरीका ये है, अगर शॉर्ट में याद करना चाहो ऐसे कर लो, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। अब यहां पर तुम्हें दिक्कत यह, अगर समझ नहीं आ रखा है
तो तुम नाम उल्टा सीधा कर दोगे। ये क्या है यहाँ पर, ऑपरेशन क्या है, ओए, ये क्या है, सिट्रेट। तो यहां कौन एंटर करेगा, एसेटाइल कोए, और साथ में पानी। ठीक है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, ओम से ऑक्जेलोसक्सिनेट। अब यहां पर गड़बड़ी है, तुम ऑक्जेलो एसिटेट लिख दोगे। ठीक है, हाँ इधर देखो, कुछ तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ऑक्जेलो एसिड सक्सिनेट कहाँ है, ये रहा, ध्यान से देखना, अब जो मैं करूंगा उसको समझना। मैंने ये हटा दिया, ये आपको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दिख रहा है, बस हाइड्रोजन कम है, ओए है, COH कीटोन और CH2, ओए है, देखो वहां से मैच करो। ठीक है, ओए है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूं, तो अब ये सक्सेनिक एसिड है। ये देखो कहां गया, ये रहा, है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्जेलोसक्सिनेट। नहीं दिखा, आधो को पता ही नहीं चली क्या बोला मैंने। मैंने क्या किया समझो, मैंने मैंने इसको छुपाया, ये किससे मैच कर रहा है, सक्सिनेट से मैच कर रहा है। अब मैंने इसको छुपाया, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मैच कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्जेलोसक्सिनेट। दोनों से मैच करता है एक्चुअल में। ठीक है, ये ऐसे किया हुआ। अब दिक्कत ये है कि तुम्हें ये याद करनी है, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है बेटा, आपको किस किस स्टेप में क्या बना है ये याद करना है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट, सही है। फिर ये क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये क्या है, सक्सिनेट है, ये क्या है, फ्यूमरेट है, ये क्या है, मैलेट है। अब आपको क्या करना है बेटा, हर स्टेप में क्या क्या बना है वो चीजें भी पता होनी चाहिए। यस, अब इधर देखो, रुको, कौन से स्टेप में NADH बना था, यहां पर NADH बना था, यहां पर क्या निकली थी, CO2, यहां पर CO2 भी निकली थी, NADH भी बना था, यहां पर क्या बना था, GTP और ATP, GTP स्लैश ATP। यहां पर क्या किया था हमने, यहां पर FAD क्या बनाया था, FADH2। यहां पर क्या ऐड किया था, वाटर। यहां क्या बनाया था, NADH। आपको ये याद होना चाहिए, कैन इंटेलिजेंट ओम करण से वो याद कर लो, किस स्टेप में क्या हुआ, एक दो बार भर के देख लेना, याद रह जाएगा। सही है, उसको क्यों घूर रहे हो स्माइल करते हुए, कुछ कह रहा है तुम्हें ये तुम्हारे, तुझे घूर रहा है पता नहीं क्यों भाई, इसको है क्या हुआ है, तो इधर देखना बोर्ड पे, बोर्ड घूरते हैं नालायक, बनाओ। हाँ नहीं यार, अजीब टाइप के हो तुम, यहीं तक कर रहे हैं। GTP अपना फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ेगा और ADP और PI का फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाएगा, जुड़ जाएगा बस। यस, अब सुन लो सारे, एक बार इसको पढ़ लो ध्यान से, अरे पिटाई कर दूंगा। हाँ, कोई हैप्पी दिवाली नहीं है। अरे रुक जाओ, हाँ इसका मैं एक दिवाली वाले दिन तक दे दूंगा। है, कल कल मेरी मंथन में क्लास है बेटा, आज जरा बेटा मानो जा पर मिठाई खाएगा, ये बना लो बेटा, 1 मिनट रुको भाई, मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ, अब फिर आऊंगा अगले हफ्ते, पढ़ लेना। ऐसे शो कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सर, पढ़ाई करो नलायक, अजीब सा बिहेवियर है तुम्हारा।
पढ़ाई करो हैं। हम रिडक्शन लेंगे।